नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से खबर, जहां पर आनंद गिरी का आश्रम दोबारा सील किया गया है। प्रशासन ने इस आश्रम को सील कर दिया। श्यामपुर में अवैध रूप से बनाया जा रहा था आश्रम, मई में भी सील किया गया था आश्रम। सील होने के बाद भी यहाँ काम चल रहा था। न्यूज 18 ने भी दिखाया कि किस तरीके से इस आश्रम का निर्माण हो रहा है, और वो भी गंगा में अतिक्रमण करके, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा प्रशासन की टीम पहुंची और इस आश्रम को फिर से सील किया गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब एक बार इस आश्रम को सील किया गया था, तब भी यहाँ पर निर्माण का काम कैसे चल रहा था। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत भी। लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर से इस आश्रम को सील करने की कार्रवाई की गई है। आनंद गिरी यहीं से गिरफ्तारी आनंद गिरी की हुई थी। और ये देखिए, ये आश्रम जो लगातार बनाया जा रहा था अवैध तरीके से, आश्रम का निर्माण यहाँ पर गंगा के किनारे 200 मीटर के दायरे में कोई इमारत नहीं हो सकती। लेकिन न सिर्फ ये गंगा के किनारे घाट पर यह आश्रम बनाया जा रहा था, बल्कि गंगा के अंदर अतिक्रमण करके बनाया जा रहा था। और न्यूज 18 ने यह रिपोर्ट दिखाई, जिसके बाद प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के लोग यहां पर पहुंचे और इस इमारत को, इस अवैध तरीके से बनाए जा रहे आश्रम को एक बार फिर सील किया गया। न्यूज 18 पर सबसे पहले आप इस कार्रवाई की तस्वीर भी देख रहे हैं। हरिद्वार से ये खबर इस वक्त हमने आपको दिखाई कि जहां पर आश्रम को सील कर दिया गया, जहां पर अवैध रूप से काम अब भी चल रहा था। एक और बड़ी खबर, लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बैठक में सीएम भी शामिल है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर समेत सभी सह प्रभारी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार में मंत्री भी बैठक में शामिल है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन 2022 के लिए ये बैठक चल रही है। बड़ी बैठक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी सह प्रभारी मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, यूपी इलेक्शन से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बड़ी रणनीति पर चर्चा इस मीटिंग में आज होने वाली है। सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो लखनऊ में एक हाई लेवल की मीटिंग इस वक्त बीजेपी की चल रही है। जाहिर सी बात है, एजेंडा है चुनाव 2022। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इन्होंने दीप जलाकर इस मीटिंग की शुरुआत की है। यानी कि मीटिंग से पहले इन्होंने बकायदा, अनुराग ठाकुर को भी आप देख रहे हैं, मीटिंग से पहले की ये तस्वीर। और अब मीटिंग चल रही है। सभी बड़े पदाधिकारी, खासकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए, इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी की मीटिंग लखनऊ में चल रही है और सबकी निगाहें इस मीटिंग पर। इस वक्त आप डिप्टी सीएम को देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी उत्तर प्रदेश के, सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी सह प्रभारी भी मौजूद हैं। यूपी को लेकर बड़ी रणनीति पर बड़ी चर्चा आज लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में शुरू हो रही है। (2022) का रण दावा बीजेपी का है कि 350 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे और एक बार फिर बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। ये बीजेपी ने दावा किया है। हालांकि कई दौर की बैठकें लगातार लखनऊ और इधर दिल्ली में यूपी को लेकर होती रही और एक बार फिर जो सभी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वो लखनऊ में जुटे हैं। महेंद्र, ये देख लीजिए जरा, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। और आज की मीटिंग का एजेंडा का ये भी आपको बताएं, जो मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 और उसे लेकर यहां हो रही है मीटिंग, बैठक, जिसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर जिस तरह से हो रही है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बैठक की शुरुआत, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि चुनाव
चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का, नगर निकाय का या फिर पंचायत का हो। हर चुनाव को गंभीरता से पूरी रणनीति के साथ बीजेपी जाती है चुनाव मैदान में। और अब जब बात विधानसभा चुनाव की है, 2022 चुनाव की है, तो जाहिर सी बात है छोटे से छोटे मुद्दों पर भी बारीकी से रणनीति बना रही है बीजेपी। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई और अब शायद इस मीटिंग में जिम्मेदारी तय की जाएगी कि किसे किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाए स्थानीय लेवल पर। इससे पहले एक जो रणनीति बनाई गई कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे, लगातार यूपी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और वहां पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को और किस तरह से लोगों को उससे लाभ मिल रहा है जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। एक दौर की यात्रा समाप्त हो चुकी है, 20 तारीख को समाप्त हुई और अब दूसरे दौर की यात्रा से पहले रणनीति को लेकर यह एक बड़ी बैठक इस वक्त लखनऊ में चल रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश देखकर लगता है जिस तरह से लगातार 3 चुनावों में, लोकसभा में, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना आशीर्वाद मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस बार उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद भी, वोट भी और सीटें भी ज़्यादा मिले। और इससे पहले बीजेपी की इस बैठक से पहले सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 जिलों का दौरा किया, करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के दादरी में राजा मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा के बाद सीएम हापुड़ की धौलाना विधानसभा सीट पहुंचे। यहां पर सीएम ने जिले को 340 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। हापुड़ के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे अमरोहा, जहां पर 433 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें विकास से कोई लेना देना था ही नहीं कभी। अगर राष्ट्र धर्म पर कहीं आंच आई तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, कोई उपासना भी सुरक्षित नहीं होगी, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई व्यक्ति, कोई सुरक्षित नहीं होगा। अगर हम ये गलत फहमी में रहते हैं कि देश की सुरक्षा में भले ही खतरा आ जाए हम सुरक्षित हो जाएंगे, ये हमारी गलत फहमी होगी। हमें याद करना होगा एक ही धर्म और वह है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए हम सबको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। यही सम्राट मिहिर भोज ने, यही पन्ना धाय ने, यही राव उमरा सिंह ने, यही रोशन सिंह ने और यही धन सिंह कोतवाल का यही संदेश आप सबके लिए है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, क्या सरकार और क्या उस समय उनके जनप्रतिनिधि भी ऐसी चिंता करते थे? नहीं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। वहां पर तो मैं और मेरा विकास पर सब व्यक्ति सीमित था। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितनी भी चुनावी शिलान्यास कर ले या मूर्ति लगा ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी का विसर्जन कर देगी और समाजवादी पार्टी की सत्ता रूपी मूर्ति स्थापित कर देगी। और आज की एक और बड़ी हलचल, प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कई वकीलों ने आनंद गिरी पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बचा लिया। नरेंद्र गिरी महाराज की हत्या के मामले में उनके शिष्य, पूर्व शिष्य रहे आनंद गिरी महाराज और आद्या तिवारी, जिन्हें उनके जो सुसाइड नोट था उसके आधार पर जिनको आरोपी बनाया गया था, इनको आज पुलिस गिरफ्तार करके इनको लाई थी और इनको सीजेएम न्यायालय हरियाणा की कोर्ट में पेश किया गया था और इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट द्वारा केंद्रीय कारागार नैनी जो प्रयागराज में वहाँ जेल भेज दिया है। और इससे पहले प्रयागराज के संगम में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम में स्नान कराने के बाद बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संत और साधु मौजूद रहे। गंगा स्नान कराने से पहले मठ से लेकर संगम तक शव यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह करीब 8 बजे नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। करीब 10 बजे पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद पार्थिव शरीर को बाघंबरी मठ लाया गया और फूलों से सजे रथ पर पार्थिव शरीर को रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई ही, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं मौत को लेकर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सवाल उठाए। निरंजन ज्योति का दावा है कि नरेंद्र गिरी खुदकुशी नहीं कर सकते थे। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। महाराज जी का जाना मेरे गले नहीं उतर रहा है। पूज्य महाराज जी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये मैं महसूस करता हूँ और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। इसीलिए इसके लिए एसआईटी गठित है। कभी पत्र नहीं लिखते थे। अगर किसी के पास नरेंद्र गिरी जी का पत्र लिखा हुआ भारत में हो तो वो मुझे बताए। इसलिए वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पत्र लिख नहीं सकते। आप तो बहुत विद्वान हैं। मैं इसलिए अभी टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि जांच चल रही है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी आएगा। और अब एक और बड़ी खबर आज की। अवैध धर्मांतरण के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने मेरठ से कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और दिल्ली में रहता है। कलीम सिद्दीकी में जामिया इस्लाम इमाम वजीरुल्लाह नाम का ट्रस्ट भी वो चलाते थे और सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रमों के नाम पर लोगों का धर्मांतरण करते थे, ऐसे आरोप हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी को उमर गौतम का करीबी बताया जा रहा है और जिन संगठनों ने उमर सिद्दीकी के संगठन को फंडिंग की थी, उन्हीं संगठनों ने कलीम सिद्दीकी को 3 करोड़ रुपए की फंडिंग की। इस सिंडिकेट में देश के कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, कई बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी। उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीरुल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। और धर्मांतरण के मसले पर कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने धर्मांतरण को गुनाह बताया तो कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। किसी भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को नहीं दबा रहे। धर्मांतरण एक पाप है। अपनी मर्जी से कोई धर्मांतरण करता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दबाव डालकर, नाम बदलकर, किसी प्रकार से भैका पर धोखा करके 420 करते हैं तो संविधान के अनुसार वो अन्याय है और उसके प्रति उनको आपको सजा भी मिलेगी और कानून शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। उधर संभल से ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एनकाउंटर को लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए। वोट कटवा होने के आरोपों का भी जवाब दिया है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। एसपी बीएसपी पर भी ओवैसी ने तंज कसा। एसपी बीएसपी के वोटर्स ने मोदी को वोट दिया, ये कहना। इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती हैं और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है। तो संभल से ओवैसी को इस वक्त लाइव सुन रहे थे आप। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।